किसी प्लेन क्रैश के बावजूद अगर कोई जिंदा बच जाए तो आप उसे उसकी किस्मत कहोगे, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थितियों में 72 दिन गुजारे जहां जिंदगी बद से बदतर हो जाए और मौत को गले लगाना भी उससे आसान हो, तो क्या आप ऐसी हालातों से लड़कर वापस आने वाले को भी किस्मत वाला ही कहेंगे? दोस्तों, अंग्रेजी की एक मशहूर कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी भगवान भी केवल उन्हीं की मदद करता है जिनका कोई एम, कोई मकसद होता है। बड़ी से बड़ी मुश्किल हो या फिर बात जान पर ही क्यों ना आ जाए, ऐसे लोगों के साहस के आगे भगवान को भी अपना लिखा मिटाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज की ये वीडियो कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में है जिनकी हिम्मत के आगे भगवान ने भी शायद अपना फैसला बदल लिया था। ये कहानी है उन 45 लोगों की जिन्होंने हवाई यात्रा के लिए एक ऐसे जहाज को चुना था जिसकी उड़ान तो सस्ती थी लेकिन हालात बेहद जर्जर। दरअसल इन 45 लोगों को चिली में एक रग्बी मैच को अटेंड करना था, लेकिन वहां तक जाने के लिए इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये एक अच्छी कंडीशन वाली प्लेन को हायर कर सकें। इसलिए इन्होंने फेयर चाइल्ड FH227D नाम के एक विमान को हायर किया जो काफी पुराना और दयनीय हालत में था, लेकिन इन्हें काफी सस्ते में पड़ रहा था। फाइनली 12 अक्टूबर 1972 को 45 लोगों ने साउथ अमेरिकी देश चिली जाने के लिए उड़ान भरी, लेकिन ये लोग इस बात से अनजान थे कि आनन फानन में लिया गया ये फैसला उन पर बहुत भारी पड़ने वाला है। खैर, प्लेन ने उड़ान भरी और सफर की शुरुआत हो गई। अभी कुछ ही घंटों की उड़ान पूरी हुई होगी कि अचानक मौसम खराब होने लगा। पायलट ने भी मौसम के मिजाज को समझा और प्लेन को कहीं सेफ जगह लैंड करवाना बेहतर समझा। प्लेन को अर्जेंटीना के एक शहर मेडोंजा में लैंड करवाया गया, जहां लगभग 24 घंटों के इंतजार के बाद भी मौसम में कोई बदलाव नहीं आया। मौसम की खराबी कहीं ना कहीं ये इशारा तो थी कि इस जहाज के साथ आगे का सफर जोखिम भरा है, क्योंकि इस प्लेन की हालात ऐसी नहीं थी कि ये तूफानों और खराब मौसम का सामना कर सके। लेकिन चिली पहुंचना भी उन लोगों के लिए उतना ही जरूरी था, क्योंकि ये मैच शायद उनकी जिंदगी बदल सकता था। इसलिए एक बार फिर से जहाज ने उड़ान भरी और अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़ा। लेकिन अभी कुछ ही दूरी तय हुई थी कि अचानक ही प्लेन में झटके लगना शुरू हो गए। पहले तो लगा कि ये कोई मामूली सा टर्बुलेंस है जो अमूमन हर प्लेन में सफर के दौरान होता है, लेकिन यहाँ हालात कुछ और ही थे। खराब मौसम के चलते उनका प्लेन अपना बैलेंस खो चुका था और किसी भी समय क्रैश हो सकता था। तभी खराब मौसम और विजिबिलिटी लो होने के कारण पायलट को लगा कि जैसे उसके सामने कोई एयरपोर्ट हो, और उसने तुरंत प्लेन को नीचे की तरफ मोड़ दिया। लेकिन असल में वो कोई एयरपोर्ट नहीं था, बल्कि दो पहाड़ियों के बीच छोटी सी खाली जगह थी। पायलट की इस गलती की वजह से अब उनका प्लेन दो पहाड़ियों के बीच में जा चुका था, जिसे शायद पायलट ने एयरपोर्ट समझने की भूल कर दी थी। हालांकि पायलट ने अपनी इस गलती को सुधारने की पूरी कोशिश की और प्लेन को एक बार फिर से ऊपर की ओर कर दिया, लेकिन तेज रफ्तार और खराब मौसम ने सारा खेल बिगाड़ दिया। प्लेन को अचानक ऊपर की ओर मोड़ने से उसका अगला हिस्सा तो ऊपर उठ गया, लेकिन पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकराया और टूट गया। इसकी वजह से प्लेन ने अपना आपा खो दिया और एकाएक ही नीचे गिरने लगा। इस समय प्लेन लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर था, जहां से वो पूरी तरह बेकाबू होकर जमीन की तरफ गिर रहा था। अभी जहाज पिछले हिस्से के टूट जाने की वजह से नीचे गिर ही रहा था कि अचानक ये पहाड़ की एक चट्टान से भी जा टकराया, जिसके बाद तो इसके पर कच्चे ही उड़ गए। प्लेन के दोनों विंग्स टूटकर बिखर गए थे और अब केवल इसका अगला हिस्सा बचा हुआ था, जो बर्फ की किसी अनजान पहाड़ी पर जा गिरा। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस पूरे वाकये के दौरान प्लेन में बैठे लोगों की क्या हालत रही होगी। बताया जाता है कि जिस समय ये जहाज गिरा तो इसमें मौजूद 14 लोग उसी समय मर गए थे। वहीं बाकी बचे हुए लोगों को बेहद गंभीर चोटें आई थी। बचे हुए लोग भी इस कदर जख्मी थे जिन्हें देखकर कोई भी इन्हें मरा हुआ ही समझता। टूटा हुआ जहाज, बिखरी हुई लाशें, एक अनजान पहाड़ी, दूर दूर तक केवल बर्फ ही बर्फ, और उसमें हाड़ कपा देने वाला तापमान -22 डिग्री सेल्सियस। मानो उस दिन उन पर कोई कयामत ही टूट पड़ी हो। इन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको इस हादसे ने अंदर तक तो हिला दिया था, लेकिन उनके हौसलों को तोड़ नहीं पाया। जैसे ही ये लोग अपने होश में आए तो सबसे पहले एक दूसरे को संभाला और घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। लेकिन अब इनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि इस जानलेवा मौसम से खुद को कैसे बचाया जाए। इन लोगों को ये उम्मीद तो थी कि कोई ना कोई इनकी मदद को जरूर आएगा, लेकिन तब तक खुद को इन विपरीत परिस्थितियों में किसी तरह बचाए रखना होगा। इसलिए सबसे पहले बचे हुए लोगों ने अपने आप को प्लेन के बचे हुए हिस्से के अंदर छुपाया, ताकि ठंड से बचा जा सके। इसके लिए उन्होंने प्लेन के टूटे फूटे टुकड़े और बाकी बचे हुए सामान से प्लेन के बीच वाले हिस्से को ढक दिया और जैसे तैसे अपनी पहली रात गुजारी।
लेकिन अगली सुबह तक तेज सर्दी के चलते 5 और लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और एक व्यक्ति जिसका नाम नांदो था वो कोमा में चला गया। इन 45 लोगों में से कई लोग ऐसे भी थे जो अपने परिवार के साथ सफर कर रहे थे। नांदो उनमें से ही एक था, जिसके साथ उसकी माँ और एक छोटी बहन थी। माँ पहले ही मर चुकी थी और बहन की हालात भी लगभग बाकियों के जैसी ही थी। कई लोग तो ऐसे भी थे जो चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि हमें गोली मार दो ताकि इस दर्द से छुटकारा मिल जाए। लगभग 20 से 25 लोग अब भी जिंदा थे जो किसी उम्मीद के सहारे जहाज के इर्द गिर्द अपनी कोशिशों को आजमा रहे थे ताकि कहीं से कोई मदद आ जाए। लेकिन किस्मत ने उनका यहाँ भी साथ नहीं दिया, क्योंकि बर्फ से ढके एक पहाड़ पर सफेद रंग के जहाज को देखना वहाँ से गुजरने वाले किसी भी जहाज के लिए बहुत ही मुश्किल था। ऊपर से एक ऐसी जगह में हादसा जहाँ दूर दूर तक किसी के होने या फिर किसी के आने या जाने का कोई नामो निशान तक नहीं था। मदद की उम्मीद के बीच ये लोग अगले 10 दिनों तक ऐसे ही रहते रहे और जो कुछ भी प्लेन पर मौजूद था उसी के सहारे अपना पेट भरते रहे। लेकिन लोगों के मरने का सिलसिला अब भी जारी था। पर्याप्त भोजन की कमी और सही ट्रीटमेंट के न मिलने और ठंड के कारण लोग अब एक एक करके अपना दम तोड़ रहे थे, जो कहीं ना कहीं उस वीराने में जिंदा बचे लोगों की हिम्मत को भी तोड़ रहा था। इधर नांदो को भी अब होश आने लगा और वो कोमा से बाहर आ गया, लेकिन उसकी माँ पहले ही उसे छोड़कर जा चुकी थी और उसके होश आने के बाद उसकी बहन ने भी उसकी आंखों के सामने ही अपनी अंतिम सांसें ले ली। दिन यूं ही बीतते गए और प्लेन में जो कुछ भी था अब वो खत्म हो चुका था। उनके पास अब खाने को एक दाना भी नहीं बचा था। हालात ये थी कि अब उनके सामने मरने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन तभी नांदो ने बाकी बचे हुए लोगों को एक सुझाव दिया कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो अब उन लोगों को अपने मरे हुए साथियों का ही मांस खाना होगा, क्योंकि इसके अलावा दूसरा रास्ता केवल मौत ही थी। नांदो की इस बात का कई लोगों ने विरोध किया और इस बात को लेकर वहां दो पक्षों में जमकर हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन इन्हीं सब में अब 17 दिन बीत चुके थे और मदद दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। अब जिंदा रहने के लिए उन्हें या तो मांस खाना जरूरी था या फिर घुट घुट कर अपनी मौत का इंतजार करना था। सो फाइनली ना चाहते हुए भी उन लोगों ने पहला ऑप्शन चुना। अब पेट का इलाज तो इन लोगों ने ढूंढ लिया था, लेकिन किस्मत इन लोगों की अभी और परीक्षा लेना चाहती थी। इसलिए तो एकाएक वहां बर्फ का एक तूफान पैदा हो गया जो इतना भयावह था कि इसने वहां पड़े पूरे जहाज तक को कई मीटर दूर तक खिसका दिया। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो तूफान उनके जहाज को कहीं दूर ले जाकर फेंक देगा। ये तूफान 3 दिनों तक जारी रहा, जिसके कारण फाइनली उनके 8 साथी और मारे गए। आखिरकार तूफान थमा तो ये लोग प्लेन से एक बार फिर बाहर आए, लेकिन मुसीबत ने जैसे कसम खाई थी कि वो इन्हें तोड़कर ही रहेगी। इतने दिनों बाद वहां धूप निकली, लेकिन वो भी इन लोगों के लिए एक नई आफत लेकर आई। इतने दिनों बाद निकली चमकती धूप में सफेद बर्फ उनकी आंखों में इस कदर चुभ रही थी मानो कोई उनकी आंखों में कुछ चुबा रहा हो। फाइनली इन लोगों ने फैसला लिया कि अब यहाँ से किसी को निकलना होगा और मदद ढूंढनी होगी, क्योंकि यहाँ रहते हुए मदद का इंतजार करना किसी बेवकूफी से कम नहीं होगा। इसलिए उनमें से कुछ लोग मदद ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़े, लेकिन बर्फ पर चलना उनके लिए एक अलग ही मुसीबत थी। लेकिन विपरीत हालातों का सामना करते करते अब ये लोग इतने मजबूत हो चुके थे कि अब उन्हें कोई भी चीज रोक नहीं सकती थी। पेट के लिए मुर्दा खाने से लेकर धूप के लिए चश्मे और बर्फ पर चलने के लिए जूतों का जुगाड़ इन लोगों ने वहां मौजूद चीजों से ही बना लिया था। फाइनली मदद ढूंढने निकले इनमें से कुछ लोगों को रास्ते में उनके ही प्लेन का एक दूसरा हिस्सा मिला, जिसमें से उन लोगों ने बैटरी निकाल ली ताकि रेडियो को फिर से चालू किया जा सके। लेकिन इसमें भी इन लोगों को सफलता नहीं मिली। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे तो इन लोगों की हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। ऐसा लगने लगा था जैसे हर सांस आखिरी सांस होगी। अब लगभग 15 लोग ही थे जो जिंदा बचे थे, जिसमें नांदो भी एक था। नांदो ने फिर एक बार ये सुझाव दिया कि शायद अब हमें कोई भी मदद करने नहीं आएगा, बल्कि हमें ये जगह छोड़नी होगी और शायद पैदल ही चिल्ली तक जाना पड़े। नांदो के दिमाग में ये ख्याल यूं ही नहीं आया, बल्कि इसलिए आया था क्योंकि उन्हें अब तक यहाँ मदद का इंतजार करते करते लगभग 60 दिन यानी 2 महीने बीत चुके थे। सो सभी ने इसका समर्थन किया और ये तय किया कि नांदो और उसके साथ 1-2 और लोग इस काम को अंजाम देंगे। उन लोगों को उम्मीद थी कि वो चिल्ली से ज्यादा दूर नहीं होंगे। खैर, इतनी भयानक स्थिति में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब शायद किस्मत भी इनका साथ देने वाली थी, क्योंकि एक अनजान सफर पर निकले नांदो और उसके साथी चिल्ली से महज 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर ही थे। नांदो और उसके 2 साथी दिन रात पैदल चलते रहे, लेकिन ना कोई मदद और ना ही मदद के नाम पर कोई उम्मीद उनके हाथ लगी। इससे हार कर एक साथी तो वापस ही लौट गया, लेकिन नांदो ने हार नहीं मानी और अपना सफर 8 दिनों तक जारी रखा। फिर वो हुआ जिसके सपने ये लोग पिछले 2 महीनों से देख रहे थे।
इन लोगों को एक आदमी मिला जिसको इन लोगों ने अपने साथ हुए हर हादसे के बारे में बताया। इस पर वो आदमी उनसे मदद का वादा करके और उन्हें उसी जगह रुकने का बोलकर वापस लौट गया। फाइनली 2 दिन बाद नांदो ने देखा कि उनकी मदद के लिए आर्मी का एक दस्ता उनकी ओर चला आ रहा है। नांदो ने एक बार फिर उसके और उसके साथियों के साथ हुए हादसे का ब्यौरा आर्मी को बताया और ये भी कि उसके साथी कहां और किस हाल में हैं। आखिरकार वो घड़ी आई जब 72 दिनों के बाद नांदो और उसके साथियों को उस नर्क से बाहर निकाल लिया गया। ये खबर अखबार की सुर्खियां बनी। पूरी दुनिया में इस सर्वाइवल का जश्न मनाया गया। हालांकि कुछ तथाकथित लोगों ने इनके नरभक्षी होने का विरोध किया, लेकिन शायद वो खुद भी जानते थे कि सर्वाइवल की इस लड़ाई में नांदो और उसके साथियों ने जो कुछ भी किया था वो एकदम सही था। वैसे दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कि नांदो और उसके साथियों ने जो कुछ किया वो सही था या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।